आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन पाटलिपुत्र के निकट एक विद्वानों का गांव था जिसका नाम ग्रंथपुरी था। इस गांव की समस्या थी साहित्य का अपमान। लोग अपनी धार्मिक पुस्तकों और ज्ञान ग्रंथों को तो पूजते थे पर उन्हें पढ़ते या समझते नहीं थे। पुस्तकें धूल खाती रहती थी। गांव में नए ज्ञान के प्रति उपेक्षा थी और पुरानी विद्या को केवल एक दिखावे की वस्तु माना जाता था। छठ पर्व पर भी लोग नदी घाट पर अपनी महंगी धार्मिक पुस्तकें लेकर जाते थे, उन्हें अर्घ्य देते थे पर ज्ञान को अपने जीवन में उतारते नहीं थे। इस गांव में एक युवा और उत्साही लेखिका रहती थी जिसका नाम लिपि था। लिपि का मानना था कि ज्ञान ही सूर्य का सबसे बड़ा प्रकाश है और पुस्तकों का सम्मान केवल उन्हें पूजने से नहीं बल्कि उन्हें पढ़ने और उनके ज्ञान को बांटने से होता है। लिपि को दुख था कि लोग ज्ञान को संजोते तो हैं पर उसका उपयोग नहीं करते। इस वर्ष कार्तिक मास में लिपि ने गांव के सभी विद्वानों और व्रतियों को एकत्र किया। उसने कहा, छठ मैया हमें जीवन का प्रकाश देती है पर जीवन का सच्चा मार्ग ज्ञान के प्रकाश से मिलता है। जब तक आप ज्ञान का अपमान करते रहेंगे आपकी भक्ति अधूरी रहेगी। इस बार हमारा संकल्प अक्षर साधना का होगा। लिपि ने एक ऐसा संकल्प रखा जो उनकी पुरानी आदतों को चुनौती दे। संकल्प, ज्ञान पत्र का अर्घ्य। तारांकन अज्ञान का त्याग नहाय खाय। इस दिन गांव के हर व्यक्ति को अपने घर की सबसे पुरानी, फटी हुई या उपेक्षित पड़ी धार्मिक पुस्तक को एक जगह जमा करना होगा। यह उनके अज्ञान और उपेक्षा का प्रतीक होगा। तारांकन ज्ञान का मिश्रण। खरना के प्रसाद में व्रती केवल अनाज और गुड़ का उपयोग नहीं करेंगे। उन्हें प्रसाद में चंदन की लकड़ी का बारीक चूरा मिलाना होगा जिसे उन्होंने स्वयं अपनी किताबों से निकली धूल और स्याही के अवशेषों के साथ पीसकर तैयार किया होगा। ये ज्ञान के सम्मान का प्रतीक होगा। तारांकन अमृतत्व का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे कोई प्रसाद नहीं लेंगे, इसके बजाय वे एक नया कोरा ताड़पत्र लेंगे। अर्घ्य देते समय वे डूबते सूर्य को दिखाते हुए उस पर केवल एक शब्द ज्ञानम ज्ञान लिखेंगे। ये ज्ञान को अमर बनाने का प्रतीक होगा। लिपि ने समझाया, आप अर्घ्य देने के बाद उस ताड़पत्र को जल में प्रवाहित नहीं करेंगे। आप उसे सूर्य की ओर से प्रसाद मानकर वापस लाएंगे और प्रण लेंगे कि इस वर्ष आप अपनी किताबों में लिखे ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। षष्ठी की शाम आई। सभी ने अपने कोरे ताड़पत्र पर ज्ञानम लिखा। जब लिपि ने अपना ताड़पत्र सूर्य को दिखाया और प्रार्थना की, हे छठी मैया, हमने अपने ज्ञान का अपमान किया। हम प्रण लेते हैं कि अब हर शब्द को समझेंगे। कृपा करें कि हमारा ज्ञान अमर और उपयोगी हो जाए। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें ताड़पत्र पर लिखी ज्ञानम शब्द पर पड़ी, वह शब्द अत्यधिक चमकीला हो गया और ताड़पत्र से अलग होकर हवा में ऊपर उठा। उसी क्षण सभी व्रतियों ने महसूस किया कि उनके मन की अंधेरी जिज्ञासा समाप्त हो गई है और उनके भीतर नया ज्ञान भरने लगा है। अगले दिन सप्तमी को लिपि ने घोषणा की, सबसे बड़ा अर्घ्य ज्ञान का है। छठ मैया चाहती हैं कि हम पढ़ें, समझें और ज्ञान को बांटें। उस दिन के बाद ग्रंथपुरी का नाम बदलकर ज्ञानग्राम रखा गया। लिपि ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सच्चा सार अक्षर का सम्मान करने में है ताकि ज्ञान अमर रहे और समाज को निरंतर आगे बढ़ाता रहे। लिपि के अक्षर साधना संकल्प ने ज्ञानग्राम पूर्व का ग्रंथपुरी के लोगों में ज्ञान के प्रति सम्मान और पढ़ने की ललक भर दी थी। लोग अब केवल ग्रंथों को पूजते नहीं थे बल्कि उन्हें समझते भी थे। उनकी मनोवृत्ति बदल गई थी। लेकिन लिपि ने महसूस किया कि गांव में अभी भी एक कमी है, व्यवहारिक उपयोग। लोग ज्ञान तो एकत्र कर रहे थे पर उसे रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं को सुलझाने या नई चीजों का आविष्कार करने में प्रयोग नहीं कर रहे थे। ज्ञान केवल दिमाग तक सीमित था, हाथों के कर्म तक नहीं पहुंचा था। लिपि जानती थी कि सूर्य जो जीवन का स्रोत है वह सक्रियता और रचनात्मकता भी प्रदान करता है। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले लिपि ने गांव के सभी विद्वानों, कारीगरों और कलाकारों को एकत्र किया। उसने कहा, हमारा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उसे कर्म और कला में नहीं उतारते। इस बार हमारा संकल्प कर्म की रचना तमकता का होगा। लिपि ने एक ऐसा संकल्प रखा जो ज्ञान को सीधे क्रियान्वित करता था। संकल्प कर्म की रचनात्मकता का अर्घ्य।
तारांकन समस्या का चयन नहाय खाय। इस दिन गांव के सभी लोग अपनी सबसे बड़ी सामूहिक समस्या जैसे सिंचाई की कमी या मिट्टी की उर्वरता का ह्रास को पहचानेंगे। ये समस्या उनके ज्ञान के व्यवहारिक परीक्षण का विषय होगी। तारांकन समाधान का सृजन खरना के प्रसाद में व्रती कोई पारंपरिक मिठाई नहीं बनाएंगे। वे सबसे साधारण अनाज का उपयोग करके एक ऐसा प्रसाद बनाएंगे जो 3 अलग अलग आकृतियों त्रिकोण, वृत्त और वर्ग का होगा। ये प्रसाद ज्ञान के विश्लेषण, समग्रता और स्थायित्व का प्रतीक होगा। तारांकन रचनात्मक अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे कोई प्रसाद नहीं लेंगे। इसके बजाय सभी विद्वान और कारीगर मिलकर अपनी सामूहिक समस्या के समाधान का एक छोटा प्रतीकात्मक मॉडल जैसे मिट्टी से बना एक उन्नत सिंचाई यंत्र का मॉडल बनाएंगे। लिपि ने समझाया, हम सूर्य को केवल ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान से उत्पन्न रचनात्मकता समर्पित करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा ज्ञान क्रियाशील हो जाए। षष्ठी की शाम आई। सभी ने मिलकर उस मॉडल को बनाया। जब लिपि ने उस मॉडल को सूर्य की ओर दिखाते हुए प्रार्थना की, हे छठी मैया, हमने ज्ञान पाया, अब हमें उस ज्ञान को जीवन में उतारने की शक्ति दे। कृपा करें कि हमारी कला और विज्ञान समाज का स्थायी भला कर सके। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें उस प्रतीकात्मक मॉडल पर पड़ी, मॉडल से तेज गर्म ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा नदी के जल में समा गई और जहां यह ऊर्जा मिली, वहां पानी की सतह पर रंगों का एक सुंदर चलती हुई आकृति बन गई जो ज्ञान से उत्पन्न रचनात्मकता का प्रतीक थी। अगले दिन सप्तमी को लिपि ने घोषणा की, छठी मैया ने हमारी रचनात्मकता को स्वीकार किया है। अब हमें अपने ज्ञान को जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा। उस दिन के बाद ज्ञानग्राम ने अपनी सामूहिक समस्या का समाधान करने के लिए विज्ञान, कला और साहित्य का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे अपनी किताबों के ज्ञान को मिट्टी और औजारों पर उतारते थे। लिपि ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का अंतिम लक्ष्य ज्ञान को केवल सजोना नहीं बल्कि उसे सामूहिक हित में उपयोग करके स्थायी रचनात्मकता का स्रोत बनाना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।